मेरा नाम नैनतारा है। मैं जब से बड़ी हुई हूँ, समझने लगी हूँ, तब से मैंने मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते ही देखा। हमारे घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। पापा यह एक किनारे की दुकान करते थे। उससे होने वाली आमदनी का खर्च, घर के खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। मम्मी हर वक्त पापा से लड़ती रहती कि जब से तुमसे शादी हुई है मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तुमसे शादी के बाद मुझे कोई खुशी नसीब नहीं हुई। एक एक चीज़ के लिए तरसती रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी खुशियों को तरस कर रह गई है। फिर मम्मी कहती, पता नहीं मेरे घर वालों ने इस इंसान में क्या देखा था जो मेरी शादी से करवा दी। और फिर पलट कर मुझे नहीं देखा, मैं मर गई हूँ या मैं ज़िंदा हूँ। जब मम्मी पापा की लड़ाई होती तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती, एक कोने में छिप कर खड़ी हो जाती, कभी कभी रोते रोते वहीं सो जाती। लेकिन मम्मी पापा मेरी कहाँ फ़िक्र थी। पापा लड़ झगड़ कर दुकान चले जाते और पापा के जाने के बाद मम्मी कमरा बंद करके सो जाती। मैं अकेली रह जाती, मुझे बहुत डर लगता था। मैं मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती, लेकिन मम्मी गुस्से में कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलती थी। कभी कभी सोचती, आखिर इस लड़ाई में मेरा क्या कसूर है, मुझे पैदा ही क्यों किया जब मुझे लावारिशों की तरह छोड़ना था। कभी कभी मम्मी मुझे प्यार भी आ जाता था, अपने हाथ से खाना खिलाती और अपने हाथों से कपड़े पहना के तैयार करती। लेकिन जब पापा आते तो उनका फिर से मूड ख़राब हो जाता और मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती। एक दिन पापा दुकान से आए तो मम्मी बोली कि मौसम बदल रहा है, कुछ पैसे चाहिए, कुछ कपड़े वगैरह लाने हैं। पापा ने कहा, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन किसी से उधार मांग कर दे दूंगा, फिर धीरे धीरे चुका दूंगा। मम्मी ने कहा, कब तक मिल जाएंगे? यही बात 2-3 बार बोली। मम्मी ये की बात सुनकर पापा नाराज़ हो गए। कहने लगे, तुम्हें तो हर वक्त पैसे पैसे की पड़ी रहती है, चाहे कैसे भी कमा कर दूँ, तुम्हें कोई परवाह नहीं, चाहे कोई मरे या जिए। पापा की बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। क्यों नहीं तुम मेरा और मेरी बेटी का खर्चा नहीं उठा सकते? तो फिर शादी क्यों की थी? जाने कितने ऐसे लोग हैं जो घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर विदेशों में पैसा कमाने चले जाते हैं, और तुम हो कि मोहल्ले में भी तुम्हें काम नहीं मिलता। पता नहीं मेरे घर वालों ने तुमसे शादी ही क्यों की। क्योंकि मम्मी की बात सुन पापा बोले, तुम्हारे घर वालों भी तुम्हारी इस जुबान से परेशान थे, हर वक्त कैंची की तरह चलती रहती है, देखो जहर ही उगलती है। कोई बात तो मुंह से निकलती नहीं, अपने गले का ढोल उतार कर मेरे गले में डाल दिया। लो मियाँ, अब इसे बजाते रहो। दोनों के झगड़े में मैं परेशान थी। मैं मम्मी को चुप कराती और बोलती, कम से कम मेरा तो ख्याल करें, मैं आपकी औलाद हूँ, आपके लड़ाई झगड़े का मुझ पर क्या असर होता होगा। वह इस बात को नहीं समझती थी। इस घर में तो रहने का मेरा दिल ही नहीं करता, हर वक्त लड़ाई झगड़े से मेरा मन घबराता। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे डांट दिया और बोली, तू मेरी ही बेटी नहीं हो सकती, इसकी ही बेटी है। मुझे कुछ कहने से पहले अपने बाप से भी कुछ कहो, मेरी ज़िंदगी पहले ही ख़राब हो चुकी है इस इंसान के साथ शादी करके। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्से में तमतमाती हुई छत पर आ गई। दूर आसमान में डूबते सूरज को देखते हुए सोचने लगी, मेरी भी क्या ज़िंदगी है, ना माँ की ममता मिली, ना बाप का प्यार। कुछ दिनों से घर ही नहीं आ रहे थे मेरे पापा, लेकिन मम्मी को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वह आराम से टीवी देखती और सो जाती, लेकिन मुझे रात में नींद नहीं आती। पापा होते थे तो सुरक्षित महसूस करती थी। इन्हीं ख्यालों में मैं चुपचाप लेटी रहती। रात काफ़ी हो चुकी थी, तभी आंगन में किसी की आवाज़ आई। मैंने और मम्मी ने डरते डरते जाकर आंगन में देखा तो वह पापा ही थे। पापा को देखकर मम्मी बोली, जब अंदर आने के लिए दरवाज़ा मौजूद है तो दीवार कूदकर अंदर आने की क्या ज़रूरत थी। पापा बोले, चुप रहो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने पूछा, कौन लोग? कौन लोग आपका पीछा कर रहे हैं? तो पापा ने कहा, मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, अभी तक नहीं दिए, तो
वह मेरा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए दीवार से इधर आ गया। पापा की बात सुनकर मम्मी को फिर गुस्सा आ गया और बोली, देख लिया अपने बाप की करतूत, और इसीलिए तुम कहती हो कि पापा से लड़ाई झगड़ा मत किया करो। मम्मी की बात सुनकर पापा भी शुरू हो गए, तुम्हें तो बस लड़ाई की सोचती है, कि ना मौका देखती हो ना लिहाज, बस शुरू हो जाती हो। कम से कम सामने वाले की हालत को तो समझना चाहिए। मैं कितनी मुश्किल से बचता हुआ आया हूँ, तुम्हें बस लड़ाई करनी है। दोनों फिर से अपनी लड़ाइयाँ लेकर बैठ गए। मैंने गुस्से में कहा, चुप हो जाए दोनों, आपको कम से कम मेरा तो लिहाज करना चाहिए। मेरी ही किस्मत ख़राब है जो मैंने तुम दोनों के घर जन्म लिया। कभी सोचा है आप लोगों ने कि मेरा क्या कसूर है जो मुझे यह सज़ा मिल रही है। मैं अपने माँ बाप के होते हुए भी अनाथों से पूरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चले गए। मम्मी बोली, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारे बाप को कोई फिक्र ही नहीं घर की। जो हरकतें तुम्हारे बाप की हैं, क्या यह हरकतें एक जिम्मेदार आदमी करता है। मम्मी की बात भी सही थी। पापा को कोई फ़िक्र नहीं थी कि घर में कुछ खाने को है या नहीं। एक दिन इसी बात को लेकर मम्मी पापा में कुछ ज़्यादा ही झगड़ा हो गया। मम्मी घर छोड़कर चली गई और घर के हालात तो वैसे ही ख़राब हैं। मम्मी के जाने से और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। मेरी एक दोस्त थी, वह जॉब करती थी। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ दे, मुझे इस वक्त काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने कहा कि चलो, अगर बात बनती है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। 2 दिन बीत गए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत जल्दी थी। घर में फाके होने लगे थे। मम्मी की जिद थी कि जब तक तुम्हारे पापा कोई अच्छा काम नहीं ढूंढ लेते, घर नहीं आऊँगी। मेरे पापा को बहुत समझाया कि पापा आप कोशिश तो करिए, यह देखिए हो सकता है कि कोई अच्छा काम आपको मिल जाए और हमारे दिन बदल जाए। लेकिन मुझे लगता था कि पापा भी कोई काम करना ही नहीं चाहते। मेरे बहुत सा समझाने के बाद भी वह घर से बाहर नहीं निकलते, बस दुकान तक जाते, थोड़ी देर दुकान पर बैठते और घर आ जाते। मेरी दोस्त ने अब तक मुझे नहीं बताया था। मैंने सोचा चलो मैं ही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, लेकिन आप फिर रुक गई। सोचा अगर कुछ काम होता तो वह खुद ही फ़ोन करके बता देती। मम्मी भी बार बार फ़ोन करके पापा से कह रही थी कोई अच्छा काम ढूंढो, लेकिन पापा ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कोई और काम नहीं होगा। तंग आकर मम्मी ने तलाक के पेपर भिजवा दिए। तलाक के पेपर देखकर मैं सन्न रह गई। मैंने पापा को बहुत समझाया, लेकिन पापा भी जिद पर अड़े हुए थे। उन्हें भी तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ पर ले लिया था। किस्मत ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहाँ माँ का प्यार नसीब हुआ, ना बाप का प्यार। अलग अलग हिस्सों में बट गई थी मेरी ज़िंदगी। माँ ने मेरे बारे में सोचा, न बाप ने। एक दिन वही दोस्त मेरे घर आई और कहने लगी, तुम्हारे लिए एक काम है, अगर कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। भूखा रहने से अच्छा है कि मैं मेहनत करके पेट भर लूँगी अपना। मेरी दोस्त एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। एक गाड़ी आती थी जो लेकर जाती थी और छोड़कर भी जाती थी। अनाथ आश्रम में मेरी नौकरी लग गई और मैं वहाँ काम करने लगी। मैं वहाँ छोटे छोटे अनाथ बच्चों को संभालती थी। उन बच्चों को देखकर मुझे ज़िंदगी याद आती थी। उन्हीं की तरह मेरी ज़िंदगी भी माँ बाप के प्यार के बिना अधूरी थी। लेकिन भगवान की कृपा थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे यह नौकरी मिल गई थी। अनाथ आश्रम में काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। अब मैं अनाथ आश्रम में ही रहने लगी। एक बार मेरी सहेली कहने लगी कि तुम कब तक अकेली रहोगी, कुछ अपने बारे में भी सोचो। मैंने कहा सोचना क्या है, आराम से ज़िंदगी कट रही है। शादी तो मैं करूँगी ही नहीं। शादी करके अपनी ज़िंदगी बिगाड़ना थोड़ी ही ना है मुझे। फिर मम्मी पापा की मिसाल मेरे सामने है, उनने काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली बोली, ज़रूरी नहीं जो अंकल आंटी के साथ हुआ या जो अंकल आंटी ने किया वह तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए
कोई बहुत अमीर और बहुत चाहने वाला तुम्हें मिल जाए। मैंने अपने दोस्त से कहा, ऐसा सिर्फ सपनों में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता और मुझे ऐसे सपने नहीं देखने जिनसे पूरा होने की कोई उम्मीद ही ना हो। मेरी दोस्त कहने लगी, भगवान पर भरोसा रखो, वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हो। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं मुस्करा दी, क्योंकि मुझे पता था यह सपने की बात है, हकीकत की नहीं। कुछ दिनों से अनाथ आश्रम में एक आदमी का आना जाना बहुत बढ़ गया था। देखने में तो वह बड़े घर का लगता था, लेकिन उसके आते जाते मुझे देखना मुझे शक के घेरे में ले रहा था। मुझे बहुत अजीब लगता। अब आते जाते वह मेरी तरफ देखता तो मैं उसे रोक लिया और पूछा, आपको कोई परेशानी है क्या? आपको कुछ चाहिए मुझसे? आपके किसी के को ढूंढ रहे हैं क्या? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान न हो, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा, तो आप हमेशा मुझे घूरते क्यों हैं? तभी मेरी दोस्त वहाँ आ गई और अब उस आदमी से कहने लगी, क्या बात है साहब, आपके कोई काम था? फिर मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैंने थोड़ा गुस्से में मुंह फेर लिया। वह आदमी चला गया तो मेरी दोस्त बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है तुम जिससे बात कर रही हो वह कौन है? मैंने कहा, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है कि वह आदमी कौन है। जानती हो, वह आदमी इस अनाथ आश्रम को चलाता है, वही इसका मालिक है। अगर जानती हो, वह तुम्हारे हर वक्त आते जाते क्यों देखता है? वह सिर्फ इतना चाहता है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जो उसका ख्याल रखे और उससे सच्ची मोहब्बत करे। अपनी दोस्त की बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर यह कैसे मुमकिन है, इतना अमीर आदमी एक गरीब लड़की से शादी करे। मैंने अपनी दोस्त से कहा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी दोस्त बोली, कोई गलतफहमी नहीं हुई, उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि मुझे तुम्हारी दोस्त पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा यकीन करो, वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं कई सालों से इस अनाथ आश्रम में काम कर रही हूँ, मैं उन्हें कई सालों से जानती हूँ। ऐसा समझ लो, किस्मत तुम्हें एक मौका दे रही है और इस मौके को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा, थोड़ा सोच समझ कर जवाब दूंगी, इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकती। अगर फिर पापा से भी तो पूछना है। मेरी दोस्त बोली, अंकल की फ़िक्र मत करो, इतने अमीर आदमी की बात सुनकर अंकल कभी भी मना नहीं करेंगी। मैं ज़्यादातर अनाथ आश्रम में ही रहती थी, कभी कभी पापा से मिलने पापा के पास चली जाया करती। उस दिन पापा से मिलने गई, सोचा था कि इस बारे में बात करूंगी, लेकिन जब घर पहुंची तो सर पर कयामत ही टूट पड़ी। पापा का एक्सीडेंट हो गया था और सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब तक मैं पहुंची पापा इस दुनिया को से जा चुके थे। अब तो मैं और भी अकेली हो गई। अनाथ आश्रम में कब तक अकेली रहती? मैं उस रिश्ते के लिए सोचने लगी, कम से कम रहने के लिए एक घर तो मिलेगा। एक दिन वह आदमी मुझसे मिलने आया, उसका नाम हार्दिक था। कहने लगा, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर मेरी दोस्त भी कुछ दिनों से छुट्टी पर थी, वह काम पर नहीं आ रही थी। मुझे उसकी भी टेंशन थी। वह मेरा बहुत साथ देती थी, तो वह होती तो ऐसा लगता जैसे मेरी बड़ी बहन मेरे साथ है। मैंने 2 दिन तक दोस्त का इंतज़ार किया, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था और उधर हार्दिक मेरे पीछे पड़ गए थे शादी करने के लिए। और फिर शादी के लिए मैंने हाँ कर दी। हार्दिक मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले आए और कहा कि तुम जैसे चाहो वैसे रहो, बस मेरी बीवी का ध्यान रखना। हार्दिक की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। इसका मतलब हार्दिक शादीशुदा हैं और उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई। वह पहले भी तो यह बात बता सकता था। फिर मुझे अपनी औकात याद आई कि मेरी औकात ही क्या थी और मैं कौन सी ऐसी स्पेशल थी जो
हार्दिक मुझे सारी बात बता दे। मुझसे शादी करके मुझे रहने के लिए एक घर दिया, यह क्या कम था? जहाँ मुझे एक रोटी के लिए भी लाले थे, वहाँ रहने के लिए घर था और कम से कम खाने के लिए रोटी थी और रहने के लिए छत तो मिल गई थी। मैंने हार्दिक की बीवी को देखा तो मुझे हंसी आ गई। वह बहुत ही बदसूरत थी। मैंने सोचा कहाँ इसकी बदसूरत बीवी और कहाँ मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, उसका मेरा क्या मुकाबला। सर मैं आप उनकी देखभाल करने लगी, दिन रात उसकी सेवा करती। मुझे उस पर तरस भी आ जाता था। वह तो एक बदसूरत, ऊपर से चल भी नहीं सकती। मैं उसकी इतनी सेवा करती लेकिन वह मुझसे चिढ़ती रहती और एक दिन तो हद ही हो गई। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं बदकिरदार हूँ, लेकिन मेरे पति ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आ गया। मैंने ध्यान दिया कि इस घर में एक भी आईना नहीं था। आईना घर पर न लगाने की वजह मेरे पति ने मुझे कभी नहीं बताई थी। हो सकता है हार्दिक इसीलिए घर के सारे आईने हटा दिए हों, जिससे कि उनकी पत्नी खुद को देखकर डर न जाए। क्योंकि लेकिन मैंने अपनी सोतन के कमरे में एक शीशा लगाने की सोची, जिससे वह शीशे में खुद को देखे और घमंड टूट जाए। यह वह इतनी बदसूरत है, मैंने ऐसा ही किया। एक आईना अपनी सोतन के कमरे में लगा दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मैं बाहर का करने लगी, तभी नौकरानी चिल्लाती हुई बाहर आई कि मेम साहब बेहोश हो गई हैं। मैं और हार्दिक भागकर अंदर कमरे में गए तो वाकई बेहोश पड़ी थी। अपनी सोतन को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वह बेहोश तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ खूबसूरत भी हो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा बस थोड़ी बेहोश हो गई हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरी सोतन अब होश में आ चुकी थी, लेकिन जब से वह होश में आई थी बस रोई जा रही थी। रो रो कर कहती थी कि मुझे तो लगता था कि मेरा चेहरा मुझे वापस ही नहीं मिलेगा, मैं यूं ही बदसूरत मर जाऊंगी। मैंने यह सारे दिन बहुत ही दर्द से काटे हैं। मुझे अब इन दुखों का बोझ उठाया नहीं जाता। मेरी सोतन जिसका नाम पूजा था, वह रोए जा रही थी और हार्दिक उसे चुप कर रहा था। फिर रोते रोते पूजा बोली, आज मैं आपको राज बताना चाहती हूँ। अब इस राज का बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता। आज से 5 साल पहले जब हमारी शादी होने वाली थी तो तुम्हारी बहन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, यह कहकर कि मैं बहुत ही घमंडी हूँ। आप अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे और अपनी बहन की बात मान ली थी। इस शादी से आपने इनकार कर दिया था, लेकिन हार्दिक मैं तो आपसे इतना प्यार करती थी कि आपको दिल दे बैठी थी। ऐसे कैसे इस रिश्ते को न होने देती। मैं बस कमरे में पड़ी हुई रोती रहती। मेरे माँ बाप ने मेरी हालत देखी न गई। फिर पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या किया कि रिश्ता तय हो गया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन तुम्हारी बहन की तरफ से मेरे दिल में गांठ पड़ चुकी थी। मुझे उससे नफ़रत होती थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मुझे हैरत हुई कि तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती, पर तुम्हारी बहन का इतना ख्याल रखने पर भी मेरी नफ़रत उसके लिए कम नहीं हुई। मैं तुम्हारी बहन मोहिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन आप अपनी बहन इतनी मोहब्बत करते थे कि जब भी मैं उसके खिलाफ़ कोई बात करती तो आप कोई बात नहीं सुनते और कहते मैंने अपनी बहन को बाप बनकर पाला है। बस मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी दोस्त से मिलकर एक चाल चली कि तुम्हारी बहन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि वह इसे प्यार के जाल में फंसा ले और उससे ऐसा ही किया। मोहिनी भी एक लड़की थी, उसकी उम्र सपने देखने की थी। मेरे दोस्त मयंक ने मोहिनी को फ़ोन करने लगा। धीरे धीरे मोहिनी भी उसे प्यार में पड़ने लगी। दोनों देर रात तक आपस में बात करते, धीरे धीरे दोनों आपस में प्यार करने लगे और फिर मुझे पता चला कि मयंक मोहिनी से सच्चा प्यार करने लगा है। मेरा तो दिल पर क़यामत ही टूट पड़ी, क्योंकि मैं भी मयंक को पसंद करने लगी थी। आपसे शादी करने के बाद पता चला कि
वह सिर्फ मेरा जुनून था। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं थी। मुझे तो मयंक से मोहब्बत थी, जो मुझे शादी के बाद पता चला। और मैं ये कैसे होने दे सकती थी कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वह लड़का मेरी दुश्मन से प्यार करे। इतना कहकर मेरी सौतन चुप हो गई और हार्दिक उसे अविश्वास से देख रहे थे। फिर हार्दिक बोले, इसका मतलब मेरी बहन सच कह रही थी, तुमने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया था। मेरी सौतन बोली, हाँ, उस दिन मैंने ही एक लड़के को उसके कमरे में भेजा था और उसी वक्त तुम्हें भी उसके कमरे में भेज दिया। अपनी बहन के कमरे में किसी अनजान लड़के को देखकर तुम्हें गुस्सा आ गया। मोहिनी रोती रही और फिर कहती रही, माफ़िया मांगती रही कि भाई मैं नहीं जानती कि यह लड़का कौन है और कैसे मेरे कमरे में आया। लेकिन तुमने उसकी एक न सुनी। वह लड़का तो भाग गया और तुमने अपनी बहन के मुंह पर एक थप्पड़ रख दिया। अब और उसने गुस्से में बोले कि बताओ क्या चाहती हो। मोहिनी ने रोते रोते मयंक का नाम लिया था। मयंक के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया कि वह मयंक से प्यार करती है। और वह बोली, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है और आप मुझे घर में रखना नहीं चाहते तो मयंक को बुलाकर मेरी शादी करवा दे और मुझे इस घर से निकाल दी। मैं मयंक का नाम सुनकर ही हड़बड़ा गई। यह तो मेरी चाल उल्टी मुझ पर ही पड़ने लगी थी। मैंने तुम्हें रोकने की लाख कोशिश की लेकिन तुम नहीं माने और मैं आपको फ़ोन करके मयंक को बुला लिया। मयंक के सामने सारा मामला रखा गया तो उसने मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखा। वह समझ गया कि यह सब मेरा ही प्लान होगा। फिर मोहिनी के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। तुमने उसी वक्त मोहिनी और मयंक की शादी करवा कर मोहिनी को घर से निकाल दिया। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर मैं काले जादू के चक्कर में पड़ गई। एक बाबा से मिली जो काला जादू जानते थे। मैं मोहिनी के पुराने कपड़े ले जाकर बाबा को देती और मोहिनी पर काला जादू करवाती। लेकिन वह तो इतनी सच्ची और मासूम थी कि जिस पर कालू जादू का असर ही नहीं हो करता। वह कुछ दिन बीमार रहती लेकिन दोबारा सही हो जाती। एक दिन मैंने उस बाबा से कहा कि तुम कोई ऐसा जादू करो कि वह इतनी ज़्यादा बदसूरत हो जाए कि मयंक उसकी तरफ देखे भी ना। तो वह बाबा ने कहा, ठीक है, तुम उसका दुपट्टा लाकर मुझे दे दो, मैं यह जादू करना शुरू करता हूँ। मैं घर आ गई। अगले दिन मोहिनी भी मयंक के साथ आई और वह बहुत खुश थी। हार्दिक ने तो उससे बात भी नहीं की क्योंकि वह मोहिनी से बहुत नाराज़ था। वह कुछ देर मेरे पास बैठी रही और चली गई। उसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसी समय मैंने मोहिनी के कमरे से दुपट्टा निकाला और बाबा को दिया। बाबा ने वह क्रिया पूरी की और दुपट्टा मुझे देते हुए कहा, उस दुपट्टे को उस लड़की के ऊपर डाल देना, वह बदसूरत हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस दुपट्टे को कोई और ना छुए, नहीं तो सब उसी के साथ हो जाएगा। और हाँ, जिस दिन कोई सच्चे दिल की और दुखों की मारी लड़की उस लड़की को शीशा दिखा देगी, वह फिर से खूबसूरत हो जाएगी। मैंने सोचा एक बार मोहिनी को बदसूरत होने दो, उसके बदसूरत होते ही मयंक तो उससे वैसे भी छोड़ देगा। और फिर आज की दुनिया में सच्चे दिल का होता ही कौन है जो उसे शीशा दिखाएगा। मैं वह दुपट्टा लेकर घर आ रही थी लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और वह दुपट्टा मेरे ऊपर गिर गया। मैं बहुत बदसूरत हो गई। होश आने पर पता चला कि मेरी दोनों टांगें भी गंवा दी हैं। मेरी तो दुनिया ही लुट गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन हार्दिक ने मेरा बहुत साथ दिया। इतना सब कुछ होने पर भी अपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर तरफ से मेरा ख्याल रखा। मेरी ननंद मोहिनी भी आती, उससे भी मुझे माफ़ कर दिया और मेरी देखभाल करती। मैं बहुत शर्मिंदा थी। जिस लड़की को जीवन मैंने बर्बाद करना चाहा, जिस लड़की के लिए मैंने साजिशें रची, वही मेरा ख्याल रखती है।
एक दिन रो रो कर मैं अपने भगवान से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी कि मेरी ननद ने मेरी सारी बातें सुन ली। उसने कहा अभी आपने मेरे साथ इतना गलत किया है, और तो माफ़ी के लायक भी नहीं है, और फिर चली गई। घर से अकेले रह गई। फिर वही घर में पड़ी पड़ी तड़पती रही। फिर मुझे पता चला कि हार्दिक किसी लड़की से प्यार हो गया है और वह उससे शादी करना चाहता है। मैंने आपको लाख समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं माने। फिर हार्दिक तुमने उससे शादी कर ली। मैं उसे कुछ पल भी बर्दाश्त घर में नहीं कर सकती थी। मैं उसे तंग करती और उस पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगाता ताकि तुम उसे घर से निकाल दो, लेकिन इस बार तुमने मेरी नहीं सुनी और इस पर ही विश्वास किया। अपनी पत्नी की यह बातें हार्दिक को चुभ रही थी। बहुत देर बाद बोले, तुमने बहुत गलत किया है। मैंने अपनी छोटी बहन को बाप बनकर पाला था। हमारे माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मोहिनी उस समय सिर्फ 1 साल की थी और मैं 6 साल का था। मैंने मोहिनी को माँ बाप और भाई सब का प्यार दिया था, लेकिन तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। एक भाई बहन को जुदा कर दिया। हार्दिक की आंखों में गुस्सा था, अब और आंसू भी थे। मेरी सौतन रो रो कर माफ़ी मांग रही थी। हार्दिक बोले, मैंने तुम्हें माफ़ तो करूँगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। तुम जब चाहो मुझे तलाक दे ले सकती हो। ऐसा कहकर हार्दिक ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और घर से निकल चले। वह हमें आवाज़ देती रही लेकिन हार्दिक ने उसकी एक न सुनी। हार्दिक मुझे लेकर अपनी बहन मोहिनी के घर पहुँचे। मोहिनी देखकर दंग रह गई। मोहिनी कोई और नहीं, वही अनाथ आश्रम वाली मेरी दोस्त, जिसे मुझे देखते ही मोहिनी खुश हो गई और मुझसे गले मिलते हुए बोली, नैनतारा तुम कैसी हो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी हार्दिक हाथ जोड़कर मोहिनी के सामने खड़े हो गए। मोहिनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मोहिनी हाथों में हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं भाई, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जानती हूँ कि आपको अंधेरे में रखा गया, इसीलिए मुझे घर से निकाल दिया आपने। मेरे भगवान ने मेरे साथ जो किया अच्छा ही किया। मेरी ज़िंदगी में मयंक जैसा पति मिला, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। नैनतारा की शादी आपसे मैंने ही कराई थी क्योंकि मुझे पता था कि भाभी आपको बर्बाद कर देंगी, आपको कभी खुश नहीं रहने देंगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह आपसे प्यार नहीं करती। फिर जब आप अनाथ आश्रम में आते थे तो मैंने आपकी आंखों में नैनतारा के लिए कुछ देखा था। आप जाते जाते नैनतारा को देखते थे, तभी मैं समझ गई कि नैनतारा आपको पसंद है। अनाथ आश्रम में मैं रोज़ आती थी, जो कि अनाथ बच्चों की देखभाल करना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन आप तो महीने में एक दिन का किसी काम से अनाथ आश्रम में आए, फिर नैनतारा को देखने लग के बाद आप दूसरे दिन आने लगे। मैं तभी समझ गई कि नैनतारा आपको पसंद है और फिर किसी तरह मैंने नैनतारा को आपसे शादी करने के लिए कन्विंस किया। उधर अनाथ आश्रम में एक बंदे से मैंने आपसे कह दिया कि आपको नैनतारा पसंद करती है और आपसे शादी करना चाहती है। फिर आपने नैनतारा से बात की और फिर इस तरह आप दोनों की शादी हो गई। मोहिनी की बात सुनकर हार्दिक मोहिनी के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोले, मेरी छोटी इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत खुश थी कि हार्दिक जैसा प्यार करने वाला पति और मोहिनी जैसी बड़ी बहन के रूप में ननंद मिली। मेरा और हार्दिक का एक बच्चा है, अगर हम अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। हार्दिक मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान मुझे इतनी खुशियाँ देगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच कहते हैं, दूसरों के साथ गलत करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ गलत करेंगे। अगर तुम सच्चे हो और दूसरों का भला करते हो तो भगवान तुम्हें इतनी खुशियाँ देंगे कि संभाले नहीं संभलेंगी। हार्दिक ने मेरी सौतन को तलाक ही नहीं दिया। यहाँ अब मैं और हार्दिक और हमारा बच्चा तीनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।